हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज हमारी वीडियो प्रोनाउन की सेकंड वीडियो होगी। फर्स्ट वीडियो में हमने प्रोनाउन के डिफरेंट कैटेगरीज़ को डिस्कस किया। आज भी कुछ और कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी आएगी रिलेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम देखें कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। इट इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज और फ्रेज एक सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, और क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स विद अ वर्ब। उसमें वर्ब का होना ज़रूरी होता है। तो एक सेंटेंस में कई बार एक से ज़्यादा क्लॉजेज होते हैं। उनमें रिलेटिव क्लॉज भी एक है जो कि रिलेशन बताता है। रिलेटिव से ही आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और ये एक तरह से डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन इस क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है, उसको स्टार्टिंग वर्ड होता है। जैसे हु, whom, दैट, विच एंड हुज। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये सेम वर्ड आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए भी यूज़ किए, लेकिन वहाँ पर डिफरेंस क्या है कि इंट्रोगेटिव वर्ड से क्लियर है, वहाँ पर ये वाले प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, एक क्वेश्चन की बिगनिंग में आते हैं, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में ये उत्तर देते हैं। उत्तर इन द सेंस कि जिस नाउन के साथ इनको यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताते हैं कि वो क्या है या क्या कर रहा है वगैरह। तो आइए देखें कि कहाँ पर हम हु लगाएंगे, कहाँ पर हुम लगाएंगे। तो हु या हुम पर्सन्स के लिए लगाया जाता है, व्यक्तियों के लिए लगाया जाता है। और सब्जेक्ट वाला जो केस होता है उसमें हम हु लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद लगने के लिए हम हुम लगाते हैं। अब एक वर्ड है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट वर्ड वो होता है, वो नाउन जिसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन को लगाते हैं। तो अगर आपका एंटीसीडेंट सब्जेक्ट की पोजीशन में है तो उसके बाद आप हु लगाएंगे, और अगर वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में है तो हुम लगाएंगे। जैसे एन आर्किटेक्ट इज समवन हु डिज़ाइंस बिल्डिंग्स। तो आर्किटेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की पोजीशन में है। उसके बाद हमने लगाया हु। द गर्ल whom आई टॉट हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। वो लड़की जिसको मैंने पढ़ाया, तो आई सब्जेक्ट है और गर्ल है ऑब्जेक्ट, तो गर्ल के बाद लगा whom, ना कि हु। उसके बाद है विच। विच कहाँ पर लगाया जाता है? यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एनिमल्स के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए। जैसे द हाउस। हाउस जो है नॉन लिविंग है, तो इसके बाद हम हु या हुम नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे विच। द हाउस विच हैज़ अ स्टील गेट इज़ माइन। उसी तरह से हुज। हुज हम पहले भी कर चुके हैं इंट्रोगेटिव में कि ये एक पोजेसिव केस होता है, किसका। तो हुज प्रोनाउन पर्सन्स के लिए भी आता है और एनिमल्स के लिए भी आता है। पोजेसिव पोजीशन में द गर्ल हुज हेयर इज़ लॉन्ग इज़ माई सिस्टर। वो लड़की जिसके बाल लंबे हैं मेरी सिस्टर है। तो गर्ल के लिए हमने लगा दिया हुज। उसके बाद द काउ हुज लेग इज़ ब्रोकन इज़ आवर्स। वो गाय जिसकी टांग टूटी है वो हमारी है। तो यहाँ पर काउ के साथ भी हुज लगा, लेकिन लगा कहाँ पर? पोजेसिव पोजीशन में। और लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट। ये लिविंग के लिए भी आता है, नॉन लिविंग के लिए भी, और सिंगुलर पोजीशन में भी और प्लूरल में भी। लेकिन कहाँ पर आता है? ओनली, एनी, ऑल, या फिर सुपरलेटिव डिग्रीज, या दिस इज। ऐसी जब आपके एंटीसीडेंट होते हैं तो उसके बाद हम दैट लगाते हैं
हु या विच की जगह पर। इसमें एक नया वर्ड आया सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव क्या होता है? एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो वहाँ पर बेस्ट, टॉलेस्ट, वर्स्ट ये एग्जाम्पल्स हैं सुपरलेटिव्स की। तो जहाँ पर सुपरलेटिव्स होंगे वहाँ पर भी हम दैट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द ओनली मैन दैट कैन डू इट। ओनली, ओनली मैन, इकलौता व्यक्ति जो इसको कर सकता है। तो यहाँ पर हमने हु नहीं लगाया बल्कि लगाया दैट। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल के बाद भी दैट। दिस इज द बेस्ट दैट ही कैन डू। यहाँ पर बेस्ट है सुपरलेटिव, तो इसके बाद भी दैट। दिस इज द हॉर्स। दिस इज ये एक्सप्रेशन, ये वो घोड़ा है दैट आई वॉन्ट टू बाय, जिसे मैं खरीदना चाहती हूँ। तो यहाँ पर भी दैट। तो इस तरह से हमने देखा कि कहाँ पर डिफरेंट रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे। अब इसके बारे में एक रूल देखें कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट हम कर चुके हैं कि ऐसा नाउन जिसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, तो वो प्रोनाउन जो है एंटीसीडेंट के एकदम बाद लगना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल लव्स डांसिंग, हु इज़ द कैप्टन ऑफ अ टीम। अब हु हमने लगाना है राहुल के लिए, राहुल हु इज़ द कैप्टन ऑफ अ टीम, लेकिन हमने बीच में रख दिया लव्स डांसिंग। अब यहाँ पर हु के पहले आ गया डांसिंग, तो एंटीसीडेंट बना डांसिंग। तो इसका मीनिंग ये लग रहा है कि राहुल को डांसिंग पसंद है, वो डांसिंग जो टीम की कैप्टन है। तो नेचुरली ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसमें हमें राहुल के बाद ही हु लगाना चाहिए। राहुल हु इज़ द कैप्टन ऑफ अ टीम लव्स डांसिंग, कि राहुल जो कि हमारी टीम का कैप्टन है उसे डांसिंग पसंद है। इसी तरह से द बॉय इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड हु वन द मैच। अब द बॉय हु वन द मैच कहना हम चाहते हैं कि वो लड़का जिसने मैच जीता, वो मेरे मित्र का लड़का है या बेटा है। लेकिन यहाँ पर मीनिंग बन रहा है कि वो लड़का मेरे फ्रेंड का बेटा है, उस फ्रेंड का जिसने मैच जीता है। तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन अगर एंटीसीडेंट के इमीडिएट बाद नहीं आ रहा है तो उससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष वस्तु को पॉइंट आउट करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं दिस या दैट, और उसकी प्लूरल फॉर्म दीज या दोज। दिस आता है नियर के लिए, पास की वस्तुओं के लिए, चाहे वो डिस्टेंस में पास हो या टाइम में पास हो। टाइम में पास मीन इमीडिएट टाइम की बात कर रहे हो या कभी पास्ट की। दिस जो भी हमारे पास है, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ चेयर। और जो दूर है, दैट इज़ माई फ्रेंड, जो दूर खड़ा है उसके लिए हम दैट कहते हैं, और दिस कहते हैं बिल्कुल पास के लिए। जैसे कोई आप मान लीजिए टेलीफोन पे बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तो मैं कहती हूँ दिस इज़ सविता स्पीकिंग, तो अपने लिए मैंने दिस लगाया, और दूसरा व्यक्ति जो दूसरे शोर पर बात कर रहा होगा उसके लिए मैं पूछ रही हूँ इज़ दैट राहुल, तो वहाँ पर मैं दिस की जगह लगा रही हूँ दैट। और इसी तरह से दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। तो दीज पास की चीज़ों के लिए, दोज दूर की बातों के लिए। तो यहाँ पर मैं टाइम की एग्जांपल देती हूँ, जैसे दीज डेज पीपल लव टू ईट आउटसाइड, लोग बाहर खाना पसंद करते हैं। तो ये इमीडिएट आज की बात है। और अगर मैं 10 साल पहले की बात करती हूँ, इन दोज डेज पीपल डिड नॉट प्रिफर टू टेक लंच आउटसाइड,
उन दिनों में लोग बाहर लंच करना पसंद नहीं करते थे। तो जो दूर की बात है, चाहे वो टाइम की है, तो वहाँ पर दोज, और जो इमीडिएट अभी की बात है उसमें दीज। उसके बाद हम कुछ प्रोनाउंस के रूल की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर एक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आते हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो हमारे मैनर्स हमें ये बताते हैं कि अगर कोई अच्छा काम हम कर रहे हैं तो उसका श्रेय हम सबसे पहले अपने लिए ना लें। तो पहले हम सेकंड पर्सन लगाते हैं, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन आता है। जैसे अगर हम ये कहें यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा क्योंकि सबसे पहले जो हमारा सामने है उससे बात की यू, फिर थर्ड पर्सन ही और लास्ट में लिया अपने आप को। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। यू, ही एंड आई हैव वन द मैच। लेकिन अगर हम उसकी जगह पर अपने आप को सबसे पहले लेते हैं, आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स, क्रेडिट अपने को सबसे पहले लेते हैं, दैट इज़ अगेंस्ट मैनर्स। लेकिन यही रूल चेंज हो जाता है अगर किसी नेगेटिव सिचुएशन की बात करते हैं। मान लीजिए हमारी वजह से कोई नुकसान हो गया, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबसे पहले अपने पे लेते हैं, फिर थर्ड पर्सन की तरफ इशारा करते हैं और लास्ट में जो हमारे सामने है सेकंड पर्सन। तो वहाँ पर सीक्वेंस बनता है, सबसे पहले आई, फिर थर्ड पर्सन ही और लास्ट में सामने वाला यू। जैसे मैं कहती हूँ कि हम क्रिमिनल्स हैं, तो सबसे पहले आई आएगा, फिर ही आएगा और लास्ट में आएगा यू। आई, ही एंड यू आर क्रिमिनल्स, ना कि सबसे पहले सामने वाले को पॉइंट आउट करें कि तुम गलत हो। यू, ही एंड आई आर क्रिमिनल्स, दैट वुड बी रॉन्ग। नेक्स्ट हमारा रूल है कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन वन होता है दैट मस्ट बी फॉलोड बाय वंस। वन का पोजेसिव पोजीशन होगी वंस, ना कि हिज। जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये होना चाहिए, ना कि वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। इसी तरह से वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस होना चाहिए, ना कि वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ईच, एवरी, एनीवन, एनीबडी, दे मस्ट बी फॉलोड बाय द सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ देयर पर्सन्स। इनके बाद हम क्या लगाते हैं, प्लूरल का पर्सन प्रोनाउन नहीं लगाते हैं बल्कि सिंगुलर लगाते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। नाइदर ऑफ द टीम्स were able to score a goal. Neither of the teams, दोनों में से कोई भी गोल नहीं कर पाई। तो टीमें चाहे दो हैं लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे was, वर नहीं आएगा। Every teacher should be regular in their work, तो their work नहीं होगा, every के साथ their की जगह पर लगाएंगे his work। इसी तरह से एवरीवन मस्ट डू, देयर ड्यूटी नहीं होगा बल्कि हिज ड्यूटी। तो ये हमारा रूल हुआ कि ईच, एवरी, एनीवन, एनीबॉडी वगैरह के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन, हिज ड्यूटी। और अगर सिंगुलर है तो उसको वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, तो यहाँ पर वर की जगह पर वॉज, और यहाँ पर फिर से प्रोनाउन है तो देयर की जगह पर हिज। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं, अदला बदली की पोजीशन में आते हैं, जैसे ईच अदर और वन अनदर। तो इनमें रूल ये है कि ईच अदर दो व्यक्तियों के बीच में आता है, जबकि वन अनदर दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल एंड रेनू दो हैं, दे लव ईच अदर, ये करेक्ट है, ना कि
दे लव वन अनदर। इसी तरह से द बॉयज़, वो दो से ज़्यादा हैं, दो स्पेशली मेंशन नहीं किया है तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि वो दो से ज़्यादा हैं। तो दे हेल्प वन अनदर ठीक है, ना कि ईच अदर। नेक्स्ट रूल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में, कि जो वर्ब्स हैं जैसे इंजॉय, अवेल, एक्विट, assert, absent, reconcile, avenge, exert etc. उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है। जैसे enjoy, he enjoyed himself at the party, तो himself है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें हम सीधा नहीं लिख सकते he enjoyed at the party, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। He enjoyed himself at the party. She reconciled herself to her fate. Fate होता है किस्मत, reconcile समझौता कर लेना। तो reconcile भी ऐसी वर्ड है, वर्ब है, जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो she का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन herself. The officers acquitted themselves of the crime. Acquit भी हमने ऐसे ही एक वर्ब ली है जिसमें हम आमतौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो ऑफिसर्स के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा themselves। ऑफिसर्स ने अपने आप को क्राइम से बरी कर लिया। इसी तरह से exert, exert होता है थकान होना। The girls exerted themselves, गर्ल का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन themselves। लड़कियों ने इतना काम किया कि उनको थकान हो गई। इसी तरह से एब्सेंट, एब्सेंट होना, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, वो क्लास से एब्सेंट रहा। तो ही की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ आ रही है जब हमारी वर्ब है एब्सेंट, एक्सर्ट, एक्विट, रिकनसाइल, इंजॉय एट्सेट्रा। और कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नेवर यूज्ड, कभी यूज़ नहीं करते हैं। कीप, कंसील, क्वालिफाई, स्टॉप, स्टे एट्सेट्रा। आई स्टेड अवे फ्रॉम क्लास, तो यहाँ पर आई स्टेड माई सेल्फ अवे नहीं होगा। शी केप्ट अवे फ्रॉम द शो, वो शो से उसने अपने आप को दूर रखा, लेकिन शी केप्ट हर सेल्फ नहीं होगा। ही क्वालिफाइड हिम सेल्फ नहीं होगा, ही क्वालिफाइड इन द टेस्ट। तो ये कुछ वर्ब्स आपने लर्न करनी है जिनके साथ यू नेवर यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद हैं कुछ और कॉमन मिस्टेक्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ ऑफ माई सेल्फ इन प्लेस ऑफ मी। जैसे आप नॉर्मली अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं माई सेल्फ सो एंड सो, जैसे मैं कहूँ माई सेल्फ सविता शर्मा, तो वो एक रॉन्ग एक्सप्रेशन है, क्योंकि माई सेल्फ कहाँ आएगा जब वो रिफ्लेक्सिव पोजीशन में होगा। देखिए अनु एंड माई सेल्फ आर गोइंग टू शिमला, तो हमने ये कहा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, बट अनु और मी हम दोनों एक नहीं हैं। तो अनु के साथ हम माई सेल्फ नहीं लगाएंगे, आई, अनु एंड आई आर गोइंग टू शिमला। प्लीज़ फील फ्री टू आस्क माई सेल्फ एनी टाइम, तो मैं किसी और से बात कर रही हूँ कि आप कभी भी मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, आप इसमें हेजिटेट मत करें। तो दूसरा आदमी मैं नहीं हूँ, तो हम दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं हैं। सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग, इसमें भी सेम है, आई एंड ही, मैं और वो दोनों सब कुछ मैनेज कर लेंगे। माई सेल्फ यहाँ नहीं आएगा। माई सेल्फ या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहीं आता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। तो आइए देखें आज हमने अभी तक क्या किया है। आज सबसे पहले हमने बात की है रिलेटिव प्रोनाउंस की। तो रिलेटिव प्रोनाउंस
कौन से होते हैं? हु, whom, दैट, विच एंड whose, और वो इंट्रोड्यूस करते हैं एक रिलेटिव क्लॉज को। हु या whom लगता है पर्सन्स के लिए, और हमने बात की एंटीसीडेंट की कि एंटीसीडेंट वो वर्ड होता है, ऐसा नाउन जिसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है। तो अगर हमारा एंटीसीडेंट सब्जेक्ट पोजीशन में है तो हु लगाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन में है तो whom लगता है। विच आता है एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। हुज का यूज़ होता है पोजेसिव पोजीशन में, पर्सन्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। और दैट यूज़ होता है लिविंग के लिए भी, नॉन लिविंग के लिए भी, सिंगुलर में भी, प्लूरल में भी। इन चीज़ों के साथ, इन वर्ड्स के साथ ओनली, एनी, ऑल, या फिर सुपरलेटिव डिग्री या दिस इज़, ऐसे जब एक्सप्रेशंस होते हैं तो आमतौर पर हु या विच की जगह पर हम दैट लगाते हैं। जैसे ही इज़ द ओनली मैन दैट कैन डू इट, दिस इज़ द हाउस दैट आई वॉन्ट टू बाय। फिर हमने ये कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी यूज्ड एज नियर एज पॉसिबल टू द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट वर्ड जो है उसके इमीडिएट बाद में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए, अदरवाइज मीनिंग चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बारी थी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस पास के लिए, सिमिलरली दीज पास के लिए, और दैट और दोज दूर की चीज़ों को दिखाने के लिए। फिर हमने कुछ रूल्स की बात की प्रोनाउंस में कि अगर हमारा एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। और अगर हम नेगेटिव ऑर्डर में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में सामने वाला सेकंड पर्सन। इसी तरह से हमने कहा कि वन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन वन, दैट शुड बी फॉलोड बाय वंस, ना कि हिज। फिर नेक्स्ट पॉइंट था ईच, एवरी, एनीवन, एनीबॉडी। ऐसे एक्सप्रेशन जो हैं दे आर फॉलोड बाय सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ देयर पर्सन, ना कि प्लूरल। जैसे नाइदर ऑफ द टीम्स was able to score a goal, ना कि were able। everyone must do his duty, ना कि their duty। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर और वन अनदर। इसमें हमने देखा कि ईच अदर दो के लिए आता है और वन अनदर दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ रूल्स देखे। कुछ वर्ब्स हैं जहाँ पर प्रायः हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जैसे इन्जॉय, अवेल, एक्विट, असर्ट, एब्सेंट, रिकनसाइल, अवेंज, एक्सर्ट एट्सेट्रा। जैसे ही इन्जॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी या ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। और लास्ट में ये था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी इन वर्ब्स के साथ यूज़ नहीं होते हैं। तो वो वर्ब्स हैं कीप, कंसील, क्वालिफाई, स्टॉप, स्टे एट्सेट्रा। तो एग्जाम्पल के लिए आई स्टेड अवे फ्रॉम क्लास या फिर ही क्वालिफाइड इन द टेस्ट। इसमें हम ये नहीं कहते हैं आई स्टेड माई सेल्फ अवे फ्रॉम द क्लास या फिर ही क्वालिफाइड इन द टेस्ट। और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कुछ कॉमन मिस्टेक, जैसे यूज़ ऑफ माई सेल्फ इन प्लेस ऑफ मी। मी या आई की जगह पर हम लगा देते हैं माई सेल्फ। तो माई सेल्फ या कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी लगेगा जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। तो आमतौर पर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए माई सेल्फ लगाते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। वहाँ पर हमें स्टार्ट करना होता है आई के साथ। अनु एंड माई सेल्फ आर गोइंग टू शिमला। तो अनु और माई सेल्फ दो डिफरेंट लोग हैं, तो माई सेल्फ नहीं लगेगा। अनु एंड आई आर गोइंग टू शिमला। तो ये हमारे आज कुछ रूल्स थे जो हमने किए। और
आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और रूल्स की बात करूँगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं केसेस के बारे में, सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस और पॉजेसिव केस के बारे में। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना भी मत भूलिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू।